हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर दोस्तों जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन को लेकर ही है। सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो दरअसल है क्या, उसकी मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके अंदर वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टडीज के लिए हम कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से एरियाज कवर करते हैं, ये तमाम हम चीजें इस पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? हालांकि हो सकता है पहले आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन मैं कंटेंट को यहां पर जीरो से ही स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। हो सकता है कुछ ना कुछ नया मसाला निकल कर आए। ओके, तो इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यही जानेंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है। दोस्तों, अगर इकोनॉमिक्स को सबसे सिंपल मैनर में फिनिश करा जाए कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, तो वो होता है गिवन रिसोर्सेस से बेस्ट पॉसिबिलिटी। दैट्स इट। गिवन रिसोर्सेस से बेस्ट पॉसिबिलिटी मतलब जो भी कुछ आपके पास है, जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल आप प्रोडक्शन के लिए, सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए इस तरीके से करो कि आपको उससे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। सो दैट इज सिंपली व्हाट इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, बट हम क्या नाम है इसका, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे। दोस्तों देखिए भाई, ये हमारे आप देख रहे होंगे किसान भाई दिन भर अपना खेतों में लगे रहते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अपनी जीविका अपनाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। ठीक है, आज भी लगभग मोर देन 50% जो हमारी पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ प्राइमरी सेक्टर पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर लेबर में 45-50% के आसपास ये परसेंटेज आती है। क्लियर? अब ये हमारे किसान भाई हैं, ये इनका खेत है, ये एरिया आप इनका देख रहे हैं, ये इसमें अपना कुछ बोना चाहते हैं, इसमें कुछ अपना प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मान लो आप ये किसान भाई साहब हैं और आपसे पूछा जाए कि आप अपने इस खेत में क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हो, सो आपके दिमाग में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि हो सकता है कि भाई हम इसमें जो वीट है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें हम राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें शुगर कैन का प्रोडक्शन किया जा सकता है, इसमें हम जो पल्सेस हैं उसका प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, इसमें कपास की खेती, कॉटन का प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं। क्लियर? तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस। ये सारे के सारे प्रोड्यूस नहीं हो सकते। अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ऑप्शन क्रिएट कर रहे हो कि भाई इस खेत में हम इन सब चीजों की खेती कर सकते हैं। क्लियर? दोस्तों, ये सारे जो ऑप्शंस आपने यहां पर क्रिएट करे हैं, इनको बोला जाता है वांट्स। इनको क्या बोलेंगे? वांट्स। आप वांट्स कहिए या इसको बोलिए ह्यूमन वांट्स, कि भाई इतना ये सब चीजें प्रोड्यूस की जा सकती हैं। अब ये सब चीजें किसान भाई प्रोड्यूस करना चाहता है और उनके पास ये एक एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, तो मतलब उनके पास अवेलेबल क्या है? उनके पास अवेलेबल है उनका एग्रीकल्चर लैंड, और इस एग्रीकल्चरल लैंड को बोला जाता है रिसोर्स। क्या? रिसोर्स। और भी रिसोर्स हैं भाई, ये बैल हैं इनके पास अपने फर्टिलाइजर, बीज वगैरह हैं, ये भी इनके रिसोर्सेज ही हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर लैंड को कंसीडर करके अपना एग्जांपल समझेंगे। ओके, तो ये सब ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये इनके पास अवेलेबल हैं। अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, साफ साफ हमें ये वाली सिचुएशन नजर आ रही है, हमें साफ साफ ये वाली सिचुएशन नजर आ रही है कि सर जो ये प्रोड्यूस करना चाहता है, यानी कि इसकी वांट्स वो बहुत ज्यादा है, किससे? रिसोर्सेज से जो उसके पास अवेलेबल है। क्लियर? इट मींस दैट द ह्यूमन वांट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेस। एक खेत है उसका, वो उसका रिसोर्स है, उस पर वो प्रोड्यूस क्या करना चाहता है? बहुत सारी चीजें, सारी की सारी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि जो वांट्स हैं वो क्या है? ज्यादा है रिसोर्सेज से। क्लियर जी? दोस्तों, इस सिचुएशन को जब हमारी वांट्स क्या है? ज्यादा है रिसोर्सेज से, उसको बोला जाता है स्केर्सिटी। उसको क्या बोला जाता है? स्केर्सिटी बोला जाता है। हिंदी में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो हिंदी में इसका मतलब होता है दुर्लभता। क्या होता है? दुर्लभता, कमी। और कमी किस चीज की है? ऑब्वियसली रिसोर्सेज की है। चाहते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है।
Clear? So that situation leads to when wants are greater than resources, this situation called scarcity. ठीक है जी, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, अब यार स्केर्सिटी है, वांट्स हमारी बहुत ज्यादा है, जमीन पर सब कुछ प्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो प्रोड्यूस हो सकता है ना। ये सारा का सारा प्रोड्यूस नहीं हो सकता, हम भी जानते हैं, लेकिन कुछ तो प्रोड्यूस होगा ना। कुछ तो आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि यार क्या प्रोड्यूस करें। सो फिर दिमाग में हमारा चक्कर बनना शुरू हो जाता है कि यार क्या प्रोड्यूस करें, यार वीट प्रोड्यूस करें या राइस करें, क्या प्रोड्यूस करें, जरूरत किसकी है, मार्केट में क्या बिकेगा, हमें किस चीज की जरूरत है। ओके, सो दिमाग जो है घूमने लग जाता है। ये हमारे सामने ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने लग जाती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, हम क्या प्रोड्यूस करें। दोस्तों इसी चीज को फर्दर बोला जाता है, इसी चीज को फर्दर बोला जाता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही हमारी होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर? डन। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के भाई हमें, हमारे पास ऑप्शन तो आ गए, वीट, राइस, शुगर कैन, पल्सेस, कॉटन, ऑप्शन तो आ गए। हम सारे के सारे प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि स्केर्सिटी है। अब हमें इसमें से कोई एक क्रॉप या मैक्सिमम 2 क्रॉप प्रोड्यूस करनी है, तो कौन सी करें। तो ये जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, जो ये प्रॉब्लम आपके सामने राइज हो रही है, दैट इज नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नाम देते हैं। ओके जी, ये फ्लो चार्ट यहां तक पहुंचे, यहां तक मीनिंग क्लियर हो गई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब सवाल उठता है क्या प्रोड्यूस करें, फिर क्या प्रोड्यूस करें। ओके, सो आपने फिर डिसीजन लिया, आपने थोड़ा फिर पढ़ाई शुरू करी, आपने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी कि यार देखो, दैट इज द साइज ऑफ माय एग्रीकल्चर लैंड, ये मेरा एग्रीकल्चर लैंड का साइज है। एक काम करते हैं, हमारे इस एरिया में जो शुगर कैन है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। उसका प्रोडक्शन मतलब जो जमीन है वो शुगर कैन के लिए बहुत अच्छी है। तो आपने फर्स्ट डिसीजन लिया कि इसमें शुगर कैन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, चलो ये डिसीजन लिया, डिसाइड कर ही रहे थे, लेकिन फिर दिमाग में आया कि यार जैसे मैं शुगर कैन उगा रहा हूं, यार बाकी हो सकता है बहुत सारे लोग शुगर कैन उगाएं। शुगर कैन का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि मार्केट में दाम उसका अच्छा हमें मिल ही नहीं रहा। और यार ये तो दिक्कत हो सकती है। और बात भी ठीक है, पिछले साल भी सबने शुगर कैन प्रोड्यूस करा था और ऐसी समस्याएं फिर मार्केट में देखने को मिली थी कि प्राइस अच्छा नहीं मिला था। आपके दिमाग में ये सिचुएशन अराइज हुई और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर एक्सपीरियंस, आपने डिसीजन लिया कि शुगर कैन फिर रहने दो, छोड़ो। ठीक है, शुगर कैन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन सीधी सी बात है, नहीं रहने दो। खामखा सर्कमस्टांसेस पिछले साल की तरह हो गए तो नुकसान हो जाएगा। हमने जो मेहनत करी, अपनी जो खेती लगाई, हमने जो रिसोर्सेस का इस्तेमाल करा, वो बेकार हो जाएगा। और रिसोर्सेज बेकार नहीं करने हैं, मतलब बेकार नहीं है, अवेलेबल है, वो ऑलरेडी कम है, तो क्या उनको वेस्ट करोगे? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा जी, चलो फिर क्या करें यार, एक काम करते हैं, राइस पर जाते हैं। शुगर कैन के बाद जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है वो राइस का हो सकता है। राइस का प्रोडक्शन कर लेते हैं, चलो इट्स गुड, राइस का प्रोडक्शन कर लेते हैं। फिर आपने सोचा कि देखो, अगर मैं इस पूरे एग्रीकल्चर लैंड में अगर मैं राइस का प्रोडक्शन करता हूं तो 1000 किलो 1000 केजी राइस जो प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है जी, ओके, अच्छी बात है। आपने सोचा कि यार 1000 केजी ज्यादा है, मेरी फैमिली को कंजम्पशन के लिए थोड़ा बहुत अगर मैं मार्केट में बेचूं भी दाम के हिसाब से, अगर मैं 600 किलो प्रोड्यूस कर लूं इस एरिया में तो मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरे लिए भी सफिशिएंट है, मार्केट में भी कुछ बिक जाएगा, मुझे प्राइस मिल जाएगा। मैं खामा ज्यादा प्रोड्यूस करूं, हो सकता है ना बिके, मुझे भी जरूरत नहीं है, ये वेस्ट हो सकता है। ओके, ठीक है, ये तो बड़ी सही लग रहा है, एनालिसिस ठीक ठाक लग रहा है सोचने में। एक काम करते हैं, यहां पे राइस प्रोड्यूस कर लेंगे और जो एरिया बच गया है उसमें जो थर्ड बेस्ट ऑप्शन है हमारा क्या, पल्सेस। उसके बाद पल्सेस का प्रोडक्शन, मैं एज्यूम कर रहा हूं थर्ड बेस्ट है, पल्सेस का प्रोडक्शन कर लेंगे। क्लियर? तो आपने अभी दोस्तों क्या करा, जरा मुझे बताओ, आपने अभी क्या करा ये सब
क्या आपने आंख बंद करके सीधा डिसीजन ले लिया कि चलो भाई शुगर कैन? नहीं, यू नो द मार्केट सर्कमस्टांसेस, यू नो द प्राइस ऑफ द शुगर कैन, आपको पिछले साल का एक्सपीरियंस था, आपने डिसीजन लिया नहीं ये ठीक नहीं है। देन यू गो फॉर द राइस, द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, उसको प्रोड्यूस करो। उसमें भी आपने इफेक्टिव एनालाइज करा कि भाई सारे में जरूरत नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है अपने लिए थोड़ा बहुत मार्केट में ठीक ठाक बिक जाए उतना प्रोड्यूस करो, और जो बाकी एरिया रह गया है उसमें थर्ड बेस्ट। कोई सोच सकता है कि जिसका थर्ड नंबर आ रहा है प्रोडक्शन के मामले में, उसकी पॉसिबिलिटी सही है प्रोड्यूस करना, है ना? इट हैपन्स बिकॉज, अब ध्यान दीजिएगा, आपने फाइनली क्या डिसीजन लिया कि जो मैं राइस है लगभग 60% एरिया में प्रोड्यूस कर लूंगा अपना टारगेट पूरा करने के लिए, जो पल्सेस है वो मैं 40% एरिया में अपना इस्तेमाल कर लूंगा। ये डिसीजन आपने लिया ना, तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया दोस्तों? ये डिसीजन आपने लिया प्रॉपर मार्केट एनालाइज करके, प्रॉपर सर्कमस्टांसेस को समझ के, प्रॉपर क्रॉप की एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को समझ के, प्रॉपर इकोनॉमिक्स से। किससे? प्रॉपर इकोनॉमिक्स से। कहने का मतलब, अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही होता है इकोनॉमिक्स। यस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही होता है इकोनॉमिक्स। अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल सी बढ़िया सी, आप नोट करेंगे इसको, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताऊं आपको। सो इकोनॉमिक्स, राइट, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस in the presence of scarcity, in best possible way, yes exactly। अगर हम देखें, it's about making choice, कब? scarcity में। कैसे? बेस्ट पॉसिबल वे में। कैसे? बेस्ट पॉसिबल वे में। इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आपके सामने कुछ भी समस्या है किसकी? स्केर्सिटी की। किसकी? कहां गया? हाँ, स्केर्सिटी की। और डेफिनेटली होती है, डेफिनेटली सबके सामने ये प्रॉब्लम ही होती है कि जो उनके पास रिसोर्सेज है वो कम रहते हैं, वांट्स आपकी ज्यादा रहती हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ता है? अपनी स्केर्सिटी, अपनी प्रॉब्लम को इफेक्टिव वे में, बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने के लिए उन्हें ये सब थिंकिंग, ये सब पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग करनी पड़ती है, और इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। आपके सामने एक सवाल आ सकता है, सर ऐसा है यहां पर रिसोर्सेज थे इसके, एग्रीकल्चर लैंड ये कम था, तो ये सारे के सारे प्रोड्यूस नहीं हो पाए, हमने 1-2 का प्रोडक्शन करा। सर अगर ये रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं, मतलब मान लो एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा हो जाती, अभी आप इतनी शो कर रहे हो, अगर मान लो इतनी सारी होती, तब तो ये सारी प्रोड्यूस हो जाती, तब तो आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो नहीं रहती। दोस्तों बात ठीक है आपकी, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो वांट्स भी बढ़ती हैं, तो स्केर्सिटी तो रहेगी। ये अभी इस एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से टारगेट कितना लेके चल रहा था? 600 किलो है, बाद में लेके चलेगा 1000 किलो, 2000 किलो। पहले 5 ही ऑप्शन थे, फिर 10 आ जाएंगे। पहले पर्पस सिर्फ एग्रीकल्चर था, हो सकता है फिर फैक्ट्री लगाने का भी आ जाए। तो आपके जो वांट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती रहेंगी। स्केर्सिटी हमेशा होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा होगी, और उसे इफेक्टिव तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की आवश्यकता होगी। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, कि भाई हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, आइए वापस चलते हैं अपने थ्योरेटिकल कंटेंट पर। जैसा कि हमने यहां पर देखा स्टार्टिंग में, तो वही सब चीजें यहां पर हमें बताई जा रही हैं कि इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस। ये एक हमारा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हमारे आसपास की चीजें, और हम अपने आसपास इकोनॉमिक्स ही होते हुए देखते हैं। पॉकेट मनी मिलती नहीं मिलती? बताओ, पॉकेट मनी घर से मिलती है नहीं मिलती? पॉकेट मनी जब आपको मिली, मान लो मैं अज्यूम कर रहा हूं 500 रुपए मिली आपको, है ना, तो 500 रुपए की प्लानिंग देखो आप कैसे कैसे करते हो, है ना। इससे फोन रिचार्ज इतना होगा, इससे कुछ खाने पीने की चीज इतनी होगी, किसी को चॉकलेट देनी है, किसी को रोज देना है, पता नहीं क्या क्या आप पूरी प्लानिंग कर लेते हो, है ना। लेकिन क्या सारे टारगेट पूरे हो? दोस्तों के साथ पार्टी भी कर लूं, अपने लिए भी कुछ खरीद लूं, ऐसा नहीं हो पाता, है ना। सो व्हाट यू डू,
आप क्या करते हो? बेस्ट पॉसिबल। यार दोस्तों के साथ जाऊं या अपने लिए कुछ खरीदूं, या किसी को चॉकलेट दूं या खुद ही चॉकलेट खा लूं, होता ना, मतलब सेटिंग अपनी करते हो, प्लानिंग वगैरह। दैट इज व्हाट, कि जो 500 रुपए हैं वो रिसोर्स आपके वो कम है, वांट्स क्या है, ज्यादा है। सर अगर 500 की जगह 5000 दे दिए पापा ने, 5000 दे दिए, फिर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते भैया, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब 500 रुपए आए थे तो 500 रुपए के हिसाब से दिमाग चला था। जब 5000 आएंगे तो 5000 के हिसाब से दिमाग चलेगा। भाई 5000 आ गए, अपने लिए कुछ गैजेट खरीद लूं, मोबाइल के लिए पैसे जोड़ूं, दोस्तों के साथ कहीं अच्छी जगह घूमने चला जाऊं, है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर रिसोर्स बदलेंगे तो आपकी वांट्स भी बदलेंगी। तो ये सब रेगुलर लाइफ अपने आसपास हम देखते हैं। मम्मी हमारी, सबसे पहले इकोनॉमिक्स हमें किसने पढ़ाई? सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई हमारी मम्मी ने। अरे जाओ मार्केट से अपना आलू लेके आओ, प्याज लेके आओ, होता ना, कई बार सामान लेने के लिए भेज देती हैं, तो पहले बता देती है ना कि ये मनी है, इसमें इतनी सब्जी आएगी, ये लगभग रेट होगा, ये प्राइस ले लेना, धनिया मिर्ची फ्री में ले लेना, है ना। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स, कि वो जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो रिसोर्स है। सब्जियां ज्यादा हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां आ जाएं अपने अमाउंट में तो बढ़िया। ये चीज क्या, ये इकोनॉमिक्स होती है। ये चीज क्या, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स। ओके, सो यही चीज हमारी सीधी सी बात है, इट रिलेट्स विद आर इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ ये डील करती है सारी की सारी। इट्स ऑल अबाउट कि हमारा जो मनी है हम उसे किस तरीके से अपना स्पेंड करते हैं। और यस, सबसे मेन चीज हमारी यहां पर जो आ जाती है, इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम जो किसकी है, आपकी स्कैरसिटी की। इट इज अ प्रॉब्लम because human wants are unlimited and society's resources are limited. So the central task of economics is how much of a commodity, yes, how much of a commodity are to be produced जहां पर हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। और अभी आपने इस एग्जाम्पल में दोस्तों यही तो करा था, हमें किसकी कितनी उगानी है, यही तो डिसीजन लिया था। भाई इसकी 600 रहेंगी, 40% रहेगा। आप अगर इसमें 100% एरिया में राइस प्रोड्यूस कर देते तो बेस्ट सेटिस्फेक्शन शायद नहीं मिलता, कुछ चीजें बिकती, कुछ नहीं बिकती, दिक्कत रहती। तो एनालिसिस आपने बढ़िया करा ना, भाई बोला पल्सेस को लेकर आओ, उसको उगाएंगे। सो दैट्स द मैनेजमेंट, दैट्स द इकोनॉमिक्स, कि जो भी कुछ रिसोर्स है उसका बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करना। ओके दोस्तों, सो दैट इज सिंपल द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मेन डेफिनेशन जो हमने यहां पे लिखी, सिंपल सी, कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी इन बेस्ट पॉसिबल वे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, सफर को ले जाते हैं आगे। और यस, हाँ जी, दो दोस्त आ गए हमारे, एक है आपका माइक्रो और एक है आपका मैक्रो। सफर आगे जाने से पहले हमें इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने पढ़ लिया, तो इकोनॉमिक्स की भी क्या आगे कोई ब्रांचेस होती हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे इकोनॉमिक्स की मेन दो ब्रांचेस होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। वन इज व्हाट माइक्रो एंड वन इज व्हाट मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों क्या है, आइए मतलब समझते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान दें, माइक्रो मैक्रो, तो यहां पर आ रहा है आई और यहां पर आ रहा है ए। जब मैं बात कर रहा हूं आई की, तो आई इज फॉर इंडिविजुअल, आई इज व्हाट इंडिविजुअल, एंड ए इज व्हाट ऑल, या फिर आप कहिए एग्रीगेट, सम टोटल, ऑल या एग्रीगेट, दैट इज आई, दैट इज ए। सर इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आप इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हो किस पर्सपेक्टिव से, किस पर्सपेक्टिव से? दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान देंगे, ऊपर जो आपने एग्जांपल लिया, ऊपर जो आपने एग्जांपल लिया, ऊपर एग्जांपल आपने लिया था एक फार्मर का, सिंगल फार्मर का। वो फार्मर, उसका प्रोडक्शन, उसका एग्रीकल्चर लैंड, उसके पास रिसोर्सेज। ओके, सो यू आर स्टडिंग अबाउट इंडिविजुअल यूनिट, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन क्या पूरे स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरी कंट्री में वो एक ही किसान है क्या? क्या वो अकेला किसान है? सर डेफिनेटली नॉट। इतने सारे फार्मर हैं, इतने सारे किसान हैं, बहुत ज्यादा। उन सबको अगर हम एक साथ कंसिडर करके उनकी स्टडी करें, उन सबके पास टोटल जमीन कितनी है, वो टोटल कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, मार्केट में उनका सभी कमोडिटीज का एक एवरेज प्राइस क्या हो सकता है। नाउ यू आर स्टडिंग अबाउट ऑल, नाउ यू आर स्टडिंग अबाउट एग्रीगेट्स, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर?
ये पेन आपका, ठीक है, इसका प्राइस क्या है, इसकी मार्केट में डिमांड कितनी होती है, जो फर्म्स हैं इसको कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, कब इसकी डिमांड बढ़ती है, कब इसकी सप्लाई बढ़ती है, वगैरह वगैरह। यू आर स्टडिंग अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मार्केट में, मतलब इकोनॉमी में, क्या ये अकेली कमोडिटी, अकेला पेन है? नहीं सर, ये मार्कर भी है, ये हाइलाइटर भी है, ये कैलकुलेटर भी है, ये पेंसिल भी है, ये पेन भी है, ना जाने कितनी सारी कमोडिटीज इकोनॉमी में है। तो उन सब की टोटल कंबाइंड डिमांड, उन सब की कंबाइंड टोटल सप्लाई, उन सब का एक एवरेज प्राइस लेवल, कंट्री में सब लोगों की इनकम एक साथ जब कंबाइंड स्टडी कर रहे हो आप, दैट नोन फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस नजर आता है कि माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पर इंपैक्ट डाल रही है और मैक्रो एग्रीगेट लेवल पे। तो इसकी डेफिनेशन भी अगर हम लिखें ना दोस्तों, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, लिख लेंगे इसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट रहने देते हैं, इज अ ब्रांच of economics which studies economic relationships, नोट करेंगे आप साथ साथ, economic relationships, economic problems and their solutions at individual level, क्लियर जी। तो यहां पे मेन वर्ड यहां पर क्या निकल कर आया हमारे सामने? सर निकल कर आया मेन वर्ड इंडिविजुअल यूनिट। ठीक उसी तरीके से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स is a branch of economics, ये भी ब्रांच है, वही ब्रांच है, which studies economic relationships, सेम वर्ड आ रहा है, economic problem and their solutions of an economy। अगर आप देखो यहां तक बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस यहां पर क्या जाएगा, एट एग्रीगेट लेवल। एट व्हाट सर? एग्रीगेट लेवल। यहां पर मेन वर्ड क्या आया कि हम यहां पे सिंगल बेसिस पर टारगेट ना करके सबको एक साथ सम टोटल करके उस पर टारगेट लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल भी लूं इसका, अगर मैं एग्जांपल यहां पे लिखूं, डिमांड ऑफ अ गुड, एक सिंगल कमोडिटी का क्या डिमांड है ना। लेकिन अगर इसको मैं मैक्रो लेवल पे ले जाऊं, सबका टोटल कर दो एक साथ, सो इट बिकम्स एग्रीगेट डिमांड। इट बिकम्स व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं बोलूं कि सप्लाई ऑफ अ फर्म, तो ये माइक्रो हो गया, अ सिंगल फर्म। लेकिन सारे फर्म्स की, सारी फैक्ट्रीज की सप्लाई आपने जोड़ दी तो इट बिकम एग्रीगेट सप्लाई। ऐसे ही मैं बोलूं इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, अकेले कंज्यूमर की इनकम, बिल्कुल ठीक बात है, क्या दिक्कत है ना, माइक्रो। लेकिन पूरी कंट्री की इनकम अगर आप एक साथ जोड़ दो तो वो क्या बन गया? एग्रीगेट इनकम। उसको बेटर वर्ड हमारे पास है उसके लिए, क्या कि यार हम उसको नेशनल इनकम बोलेंगे। ऐसे ही प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, हाँ कैसे डिसाइड होता है? जहां डिमांड सप्लाई काटते हैं ना, प्राइस सिंपल, ठीक है। लेकिन सब कमोडिटीज का एक एवरेज प्राइस, कंबाइंड प्राइस, अगर हम वेटेड प्राइस, बेटर वर्ड रहेगा, वेटेड प्राइस अगर निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं?
प्राइस इंडेक्स, वैसे तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइस इंडेक्स, लेकिन उसका भी बढ़िया वर्ड क्या है, जर्नल प्राइस लेवल या जर्नल प्राइस इंडेक्स। ओके, सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन देखिए, एग्जांपल हमने देखे, और ये चीज भी क्लियर है कि जो कंसेप्ट है, जो एरिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो नैरो है, वो कम है थोड़ा। डेफिनेटली मैक्रो क्योंकि सब कुछ कवर कर रही है तो इसका एरिया ब्रॉड रहेगा। ठीक है जी, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे ही इनके नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो छोटी छोटी चीजें यहां पर जो बताई गई वो क्या कि भाई माइक्रो मैक्रो वर्ड जो हैं वो सबसे पहले हमारे रैगनर फ्रेंच जो हैं, एक ऑस्लो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटेन के, वहां से उन्होंने इन वर्ड का इस्तेमाल करा और मीनिंग सेम है कि भाई ये पहली बात तो ग्रीक वर्ड है। तो माइक्रो का वर्ड क्या होता है कि दैट्स अ मिलियंथ पार्ट, दैट्स व्हाट कि मिलियंथ पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट। छोटा सा पार्ट वही कि आप यूनिट की स्टडी कर रहे हो, आप एक सिंगल बेसिस पर एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे हो। तो वही यहां पर मार्शल की डेफिनेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू द मार्शल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड्स द इकोनॉमी इनटू स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज स्टडीज। क्लियर, ये इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कह रहे हैं। ठीक है, बेटर डायग्राम आप इसकी और देख सकते, बेटर डेफिनेशन आप इसका और देख सकते हैं। देखो क्या वर्ड कह रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ व्हाट, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर प्राइस, है ना, यही ऊपर सब आपने एग्जाम्पल में लिखा था। ये फर्म था, ये आपका कंज्यूमर था, उनके प्राइजेस थे। सो एवरी टाइम वेन एवर यू आर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल, ऑन अ यूनिट, ऑन अ पर्टिकुलर, ऑन अ स्पेसिफिक टर्म, डेफिनेटली वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होगी। क्लियर, इसमें किस किस एरिया को हमारी जो क्या नाम है इकोनॉमिक्स है वो कवर करती है, उसमें बताऊं। अभी हम आपको सिलेबस तो दोस्तों देखो आएगा ही, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसका एक बेसिक कंसेप्ट अभी पूरा का पूरा बता देता हूं। हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें हम पढ़ते हैं, लेकिन जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो है, एक तो है डिमांड, डिमांड एक प्रोडक्ट की डिमांड, ठीक है, और उसकी सप्लाई, एक प्रोडक्ट की डिमांड और उसकी सप्लाई, और इन दोनों से हम कैसे उस कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करते हैं। भाई एक कमोडिटी की डिमांड क्या है, एक कमोडिटी की सप्लाई क्या है, उन दोनों के हिसाब से मार्केट में उस कमोडिटी का क्या प्राइस सेट हो सकता है या हो रहा है, कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइन, किस तरीके से आपका डिटरमाइन होता है, कैसे, यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब मैं बात कर रहा हूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो यहां पर सप्लाई की बात हो रही है, मार्केट में सप्लाई कितनी हो रही है। क्लियर जी। उसके बाद ये सिंपल सा पॉइंट आपका यूजर्स और सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यार हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, कि भाई हम कंट्री के बारे में जान पाएं, कैसे पॉलिसी बनती है, क्या प्लानिंग करी जा सकती है, हम अब फ्यूचर में अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक कैसे करा जा सकता है, यही सब हमारी इकोनॉमिक्स होती है। तो वही भाई ऑपरेट कैसे करना है, लोगों का वेलफेयर कैसे होगा। मैनेजरल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे अभी एग्जांपल मैंने लिया था ये एग्रीकल्चर लैंड वाला, है ना, ऐसी वो आपको पॉकेट मनी मिली, क्लियर, उसमें भी आपने डिसीजन लिया, सो दैट इज सिंपल इकोनॉमिक्स। ओके, लेकिन जब हम एक तरह से इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं बिजनेस में, इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं बिजनेस में, अपने बिजनेस के रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे, तो उसको हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही सफर जब आगे बढ़ा, हमारा सफर आ गया किस पर, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो वही बात आ गई कि ये एक लार्ज टर्म हो गया, ये एक बिग टर्म हो गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, मैक्रो स्टडीज को मैं एज अ सिंगल, हाँ ध्यान दो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, यस सिंगल यूनिट ही है, लेकिन कौन सी सिंगल यूनिट, इकोनॉमी है सिंगल यूनिट। उन सारी यूनिट्स को जोड़कर इन्होंने पूरी इकोनॉमी को एक ही मान लिया और उसकी स्टडी हम करने वाले हैं, एग्रीगेट लेवल पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो वही वर्ड आपका यहां पर आएगा, दैट्स एन एग्रीगेट लेवल, दैट इज व्हाट सम टोटल, आपकी कंट्री की नेशनल इनकम, वही एग्जांपल, टोटल आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई वाला पॉइंट आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, डिमांड, यही सब वर्ड आपके आएंगे।
ठीक है, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है आपकी जो हमने लिखी। हाँ, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो क्योंकि हम पहले अगर हम बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो इंडिविजुअल फैक्ट्री, वो इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड पर डिपेंड थी। लेकिन यहां पर हम उठकर अब पूरे नेशन पर चले गए हैं, पूरी कंट्री पर चले गए हैं। तो यहां पे पॉइंट, अरे ये क्या हो गया, तो यहां पे जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, यहां पे पॉइंट क्या कह रहा है, इट स्टडीज अबाउट नेशनल इनकम, इट्स अबाउट स्टडी अबाउट ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम, इट स्टडीज अबाउट ट्रेड साइकिल, इट स्टडीज अबाउट नेशनल इन्फ्लेशन। तो यहां पर बात नेशन की होगी, यहां पे एक एग्रीगेट लेवल पर हम बात करेंगे, ठीक है। और यस, ऑब्वियसली दोनों की दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, ये तो एक बेसिक सी लाइन है, बेसिक सी लाइन है। अगर हम बात करें क्यों बेसिक सी लाइन है, कि छोटी यूनिट्स को जोड़ोगे, छोटे एक एक चावल के दाने को जोड़ोगे तभी तो 1 किलो चावल, एक बोरी चावल बनेंगे तैयार, है ना। ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स को स्टडी करोगे तभी तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स हमारी, पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी तैयार होगी। तो यही आपकी पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, सेम चीज, सो एग्जांपल वगैरह जो आपने लिए हैं, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू गो थ्रू ऑन दीज कंटेंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने जो एग्जांपल लिया इसको पहले मैं बताता हूं यहाँ पे, ओ सॉरी, इसको हम एक बार साइड में इसका फ्लो समझेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे। जब भी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की, अभी एग्जांपल में बात कर रहे थे, जो हमने फार्मर वाला एग्जांपल लिया, उसमें बहुत कुछ हुआ देखा जाए तो। उसमें हमने डिसीजन मेकिंग ली, किस चीज को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर। किसको लेकर? प्रोडक्शन को लेकर। दोस्तों अगर हम ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, उस एग्जाम्पल में एक वो छोटे से डिस्कशन थी, पूरी इकोनॉमी का वो एक छोटा सा पार्ट था। वो क्या था? आपका प्रोडक्शन। वो क्या था? आपका प्रोडक्शन। ठीक है, चीज प्रोड्यूस हो गई। अब ये जो चीज है आपकी प्रोड्यूस हो गई, मान लो उसने उसमें राइस प्रोड्यूस करे थे और पल्सेस प्रोड्यूस करे थे, ठीक है। कुछ उसने अपने कंजम्पशन के लिए रख लिया, अपने पास रख लिया, क्लियर। और उसके बाद कुछ उसने मार्केट में बेच दिया। अच्छा, प्रोडक्शन करने के बाद दोस्तों, अगर उसने सेल करी है, अगर उसने सेल करी है तो किसने खरीदा होगा? ध्यान देना, इस पे ध्यान देना। प्रोडक्शन करने के बाद अगर उसने सेल करी है तो डेफिनेटली सेल करी होगी किसको? कंज्यूमर को। किसको? कंज्यूमर को। और कंज्यूमर क्या करेगा सर? कंज्यूमर करेगा कंजम्पशन। कंज्यूमर करेगा कंजम्पशन। भाई जो भी कुछ एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर चीज बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्या रीजन है उसके पीछे? सर उसके पीछे रीजन बिल्कुल साफ है कि भाई उसे वो मार्केट में ले जाकर बेचनी है, उससे वो पैसे कमाएगा। बिकेगी कैसे? बिकेगी कैसे? जब मार्केट में उसका कोई ना कोई बायर, कस्टमर, कंज्यूमर होगा। ऑब्वियसली कि वो चीज मार्केट में, इकोनॉमी में कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होगी। तो याद रखिएगा, प्रोडक्शन जो है वो कंजम्पशन की वजह से ही होता है। भाई मार्केट में क्या बिक सकता है, उसी के हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो किया जाएगा। क्लियर? पहली चीज। दूसरा, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, ये इसने बेच दिया। अब दोस्तों ये जो बेच दिया है, प्रोडक्शन, ये इसने अपना सामान जो है अपना यहां तक पहुंचा दिया है, ये फ्री में क्या कि चल मैंने प्रोड्यूस करा, ले ले, तो मौज बहार कर, है जियो मुरारी, ऐसे हो गया क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये इसने सामान तो दे दिया, लेकिन बदले में ऑब्वियसली इसने कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ प्राइस रिटर्न में लिया होगा, और उसी के लिए तो वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसे कमाई तो उसी की करनी है। तो फंडा बिल्कुल साफ है दोस्तों। यहां पर सेल वर्ड में ना लिख के बेटर है मैं वर्ड यहां पर एक यूज कर रहा हूं, एक्सचेंज। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? एक्सचेंज। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट एरिया हैं, कंटेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, चीजें बनाना, चीजें कंज्यूम करना, और इन दोनों को जोड़े है कि भाई ये दोनों चीजें कब हो पाएंगी? जब प्रोड्यूसर्स के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा, कुछ ना कुछ लेन देन होगा। लेन देन किसका? यहां से कमोडिटी जाएगी और यहां से पैसे आएंगे।
तो दोस्तों ये तीन काफी इंपॉर्टेंट एरिया आपके इकोनॉमिक्स के होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है एक्सचेंज और एक होता है हमारा यस एग्जैक्टली कंजम्पशन। आइए इनके बारे में पहले समझते हैं। अभी एक पॉइंट और है, हालांकि एक पॉइंट का पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं, पर पहले इन तीनों को जरा आपको एक्सप्लेन करता हूं। आई होप मीनिंग तो क्लियर हुआ। तो हमें यहां पर कौन कौन से पढ़ने हैं? हमें एक प्रोडक्शन पढ़ना है, एक एक्सचेंज पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा भी, इसकी डिस्कशन करेंगे, और कंजम्पशन। पहले इन पर फोकस करते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, अभी प्रोडक्शन में हालांकि आगे हम पढ़ेंगे, इट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया वर्ड। प्रोडक्शन इज सिंपली क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या? यूटिलिटी किसकी? कंज्यूमर की। कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप बना रहे हो अपने रिसोर्सेज के आधार पर, दैट इज नोन एज व्हाट? प्रोडक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। इसके कई सारे फॉर्म्स भी होते हैं, इसके पार्ट्स भी होते हैं, पर वो क्या, वो अभी जब प्रोडक्शन चैप्टर तक पहुंचेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये अच्छा लिखा ही हुआ है, इट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अच्छा, ऊपर जो लिखा हुआ ना दोस्तों, ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड। ये प्रोडक्शन ही है, लेकिन ये पूरे प्रोडक्शन कैटेगरी का एक पार्ट है। दैट इज नॉट अ कंप्लीट थिंग। सिर्फ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन और ज्यादा वास्ट होता है। पर वो क्या, वो आगे देखेंगे। एंड यस, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए भैया अपने को चार चीजें, एक लैंड, एक लेबर और एक कैपिटल। लैंड जहां पर हम अपने फैक्ट्री को, अपने फर्म को स्टैब्लिश करेंगे। लेबर जो आके काम करेगी, हमारे लिए प्रोडक्ट बनाएगी। कैपिटल जिससे हम अपनी सारी इक्विपमेंट्स हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरीज हो गई, बाय करेंगे। और ये तीनों चीजें अगर मिल भी जाएं तब भी कुछ ना हो पाएगा, तुमसे तब भी कुछ ना हो पाएगा। कब हो पाएगा? जब आपके पास ये वाली चौथी स्किल होगी। इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। कौन है ऑर्गेनाइजेशन? कौन है जो इन तीनों को संभालेंगी, बताएंगी क्या करना है आपको, किस तरह से अपने आप को ऑपरेट करना है। तो इन चारों के बिहाफ पे प्रोडक्शन जो है होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मैंने बोला दोनों लोगों के बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो आपका लेन देन हो रहा है। तो पहले तो हालांकि प्राचीन काल में, मतलब होता तो अभी भी है बट अब तो ना के बराबर रह गया। पहले बार्टर सिस्टम होता था। पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम, चीजों के बदले चीजें बदल ली जाती थी। उसने आलू उगाए, इसने प्याज उगाए, सामान बदल लिया। एक ने राइस, एक ने वीट, सामान बदल लिया। इस तरह से चलता था। बट ऑब्वियसली उसमें कई सारे ड्रॉबैक थे, कई सारे नुकसान थे। मनी बैंकिंग में उसको डिस्कस करा जाएगा। और यस एग्जैक्टली नतीजा क्या निकल के आया हमारे सामने कि भाई ये ठीक नहीं है। तो फिर इसको बाद में हमारे प्राइस ने टेक ओवर कर लिया, मतलब मनी ने इसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पर मैं भी आता हूं, अभी बताता हूं। यहाँ पे हाँ, लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, कंजम्पशन पर। और कंजम्पशन जैसा भी हमने समझा कि मार्केट चल किससे रही है, सब कुछ ये हो ही किससे रहा है। ठीक है भाई, पेट की वजह से। ठीक है, अभी तो कम है? पेट की वजह से, एपेटाइट की वजह से, कंज्यूमर की वजह से कि भाई हमें कंजम्पशन के लिए इन चीजों की जरूरत है, हमें ये चाहिए। हाँ, इसीलिए तो कंजम्पशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो मेन चीज क्या आ गई लास्ट आपकी? कंजम्पशन। कि भाई यहां पर अब हम चीजों को यूज करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे, जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है। इसी को हम कहते हैं आपका कंजम्पशन। और एक तरह से इट इज व्हाट? फाइनल परचेज। इट इज व्हाट? फाइनल परचेज। ये अंत है बात का, इसके आगे अब दोबारा से ही प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। तो ये 3 पॉइंट दोस्तों सिंपल से थे। मैं जरा अब आ जाता हूं आपके अगले जो चौथा पॉइंट इसमें और डिस्कस करने के लिए बोला गया। देखो हमने यहां पर ये अपना सर्कल बना लिया, प्रोडक्शन को, एक्सचेंज को, कंजम्पशन को आपस में जोड़ लिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, वो क्या? देखो प्रोडक्शन कर, जब प्रोडक्शन की बात हुई, जब प्रोडक्शन की हुआ और एक्सचेंज मिला वापस में, तो मैंने बोला था कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इन 4 चीजों का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और फिर जाके प्रोडक्शन हुआ। ये प्रोडक्शन, एक मैं इंडिविजुअल यूनिट ले रहा हूं कि ये जो प्रोडक्शन यूनिट है मिस्टर ए की थी। किसकी थी? मिस्टर ए की थी।
और मिस्टर ए ही अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को मैनेज कर रहे हैं, वही डिसीजन लेते हैं, वही प्लानिंग करते हैं। तो मिस्टर ए का प्रोडक्शन फर्म है और मिस्टर ए की ही एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। मिस्टर ए ने जो प्रोडक्शन करा और उससे मतलब सामान को बेचा, तो बदले में इनको पैसे मिले। पैसे मिले इनको कितने, मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख। कितने, 1 लाख। अब इस 1 लाख का क्या, ये 1 लाख किसके, ये 1 लाख किसके, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 1 लाख मिस्टर ए अपनी जेब में डालें और दुबक के निकलने नहीं, इकॉनमी नहीं चलेगी, इकॉनमी नहीं चलेगी। क्यों, ये जो 4 चीजें दोस्तों आपने इस्तेमाल करी हैं, इनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, भाई साहब ये चाहिए, मुझे ये बताओ, ये फ्री में काम करेंगे, ये सारे के सारे फ्री में काम करेंगे क्या? आके जमीन ले ली किसी की, यार यार कोई नहीं, क्या तेरा क्या मेरा, ठीक है, पैसे वैसे बात छोड़ो, रहने दो। क्या लेबर को बुला लिया, अरे यार तुम खाली तो बैठे थे, मेरे यहाँ के काम कर दो। अरे पैसे मैंने बैंक से ले लिए, अरे यार तुम्हारे पास रखी थे, मुझे दे दो। क्या है, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हमने जो जमीन ली है उसका रेंट चुकाना होगा, हमने जो लेबर से काम करवाया है उसको वेजेस चुकानी पड़ेगी, हमने पैसा जहां से उठाया है उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और उसके बाद जो बचेगा उसे एज अ प्रॉफिट हम अपने पास रख लेंगे। अब इररिस्पेक्टिव जो भी था, भाई जमीन का जो रेंट था वो 20,000 था, लेबर की 30,000 थी, इंटरेस्ट 15,000 था, वो जो भी कुछ अमाउंट हो, बट द थिंग इज कि ये जो 1 लाख रुपए थे, ये एक स्पेसिफिक रेट पर, जो डिसाइडेड रेट था, इन सब के बीच में, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बटे, डिस्ट्रीब्यूट हुए। दोस्तों यही आपकी एक और मेन इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन। एक मेन कंटेंट है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारी कंट्री में गरीबी कितनी, अमीरी कितनी। हमने जमीन वाले को किराया बहुत कम दिया, लेबर को फेयर वेज रेट नहीं दी, इंटरेस्ट चुका के ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रख लिया। सो इट विल क्रिएट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इट विल क्रिएट व्हाट, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अमीर और ज्यादा अमीर, गरीब और ज्यादा गरीब। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर ठीक तरीके से करा जाए, इसको इंपॉर्टेंस दी जाए, इन सबको इनके फेयर वेज रेट दी जाए, फेयर वेज रेट दिए जाए, फेयर जो प्राइस था वो दिया जाए, तो इनके बीच में इनइक्वालिटी कम होगी, एक अच्छा बैलेंस क्रिएट होगा, सब लोग समृद्ध होंगे, सबकी प्रोग्रेस होगी। क्लियर? सो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि जो भी कुछ हमने जनरेट करा, जो भी इनकम हमने कमाई है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर दोस्तों? बढ़िया जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही पॉइंट आ गया हमारा कि भाई जो भी कुछ हमने इनकम कमाई है उसको हमने शेयर कैसे करा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। ठीक है भाई, टोटल इनकम क्या थी कि जो हमने बेचकर कमाया, और उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में हमने एज अ रेंट, एज अ वेज, एज एन इंटरेस्ट किस तरीके से बेचा है। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, एक माइक्रो लेवल, एक मैक्रो लेवल। जो एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया सिंपली, ये एक माइक्रो लेवल का एग्जांपल था। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हम जो उनका प्राइस है उनकी पर यूनिट के हिसाब से उनको कैसे देते हैं। क्लियर? हाँ, जब मैं मैक्रो पे आ जाता हूं ना दोस्तों, यहां पर तो आपने क्या करा, यहां पर तो आपने क्या करा, एक फर्म के रेवेन्यू को बांटा, ओके। लेकिन जब हम कंट्री की बात करते हैं तो वहां पर नेशनल इनकम की बात होती है कि नेशनल इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। ओके दोस्तों, चलिए जी, आज की क्लास में हम इतना ही कंटेंट रखेंगे। अगली क्लास में हम और भी डेफिनेशंस वगैरह हैं, इनके बारे में भी चर्चा होगी। इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक थ्योरी सब्जेक्ट है दोस्तों। इकोनॉमिक्स इज नॉट कंप्लीटली साइंस। इकोनॉमिक्स इज नॉट कंप्लीटली साइंस। साइंस में क्या होता है कि जो थ्योरी, जो प्रिंसिपल एक बार क्रिएट हो गया वही लंबे समय तक रहेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक थ्योरी है जो टाइम बाय टाइम अपना रूप चेंज करती रहती है। उसमें कुछ नई चीजें ऐड होती हैं, पुराने कंसेप्ट ऐड होते हैं, नए कंसेप्ट ऐड होते हैं, पुराने डिलीट होते हैं। ये बैलेंस चलता रहता है। उसी चीज को लेकर इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग टाइम पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे।
तो वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। एंड यस, आज की क्लास में हमने क्या करा, आज की क्लास में हमने सिंपल इकोनॉमिक्स की मीनिंग समझी, ठीक है, उसके जो फ्लो चार्ट था वो समझा। उसके बाद हमने देखा इसकी दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो मैक्रो, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम एक ही है। हाँ, मेन चीज क्या है, एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक एग्रीगेट लेवल पे करती है। और साथ ही फिर इकोनॉमिक्स के तहत अंडर कौन कौन से फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं। हमने प्रोडक्शन की बात करी, कंजम्पशन की बात करी, हमने एक्सचेंज की बात करी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। सो ऑल दीज आर कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसे इन्वेस्टमेंट भी होता है, ऐसे सेविंग भी होता है, बट जो आपका कायदे से सब्जेक्ट में बनता है हम उतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। प्लीज टॉपिक को रिवाइज करेगा, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो पूछेगा, और यस अपने नोट्स जो हैं तैयार करिएगा स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over content. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।